आज हमने उसको इनिशिएट किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने बजट का डॉक्यूमेंट पेश किया वो प्रदेश की बैंक्रप्सी का डॉक्यूमेंट है, प्रदेश के दिवालियापन का डॉक्यूमेंट है, मिसमैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का डॉक्यूमेंट है। और इसमें ना कोई इनोवेशन है, ना कोई विजन है, ना कोई थॉट है, ना कोई सोच है। और जमीन खिसकती देखकर मुख्यमंत्री घबरा गए क्योंकि धरती खिसक रही है और ये घबराहट का बजट है, ये चिंताओं से जुड़ा हुआ बजट है। और ये जो 4 चुनाव हारे थे उसके बाद का बजट है कि अब सत्ता छूटती हुई नजर आ रही है, तो ये विदाई का बजट है। तो इसलिए जिस ढंग से इसको पेश करने की कोशिश की है और इसमें जो तथ्य है छुपाए गए हैं, आंकड़े छुपाए गए हैं, आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले साल -6.2 की ग्रोथ थी उसकी, इस दफा कह रहे हैं कि 8.3 एक्सपेक्टेड है, यानी कि 14.5 का क्वांटम जंप लगा के ये जो है वहां पे पहुंच गए, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? कोई आपने देखा हो, प्रदेश के लोगों ने देखा हो कि कोई ऐसा जादू की छड़ी इनके हाथ में आ गई जो इन्होंने घुमा दी? और ये जो है सारा जो है 14% की जो इन्होंने दिखाई है, ये सब जो है झूठ है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार झूठ परोसने पे आ गई है और महाझूठ जो है हमारे सामने रखा जा रहा है। जगलरी ऑफ फिगर्स किए जा रहे हैं, फजिंग ऑफ जो है फिगर्स की जा रही हैं। इकोनॉमिक आपको इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश की, जो कि ये 8.3 की 72 सालों में सबसे ऊपर की इकोनॉमी ये मुख्यमंत्री प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इन्होंने अंतिम अरदास करनी थी सदन में वो कर दी है। अब इनका जाने की बात है, क्योंकि धरातल की ना इसमें कोई सच्चाई है। और दूसरा ये है कि 63,200 करोड़ रुपया जो है इन्होंने कर्जा दिखाया है। हम इनको ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2022 तक, अब जो कि ये तय है कि 31 मार्च को ये कर्जा 70,000 करोड़ होगा। इन्होंने बजट पेश करने से पहले वो कर्जा रोक लिया और उसको अब ये जो है 6276 करोड़ रुपए का कर्जा अब ये लेंगे और 31 मार्च को ये 70,000 करोड़ पे जाएंगे। और जब तक ये सरकार जाएगी तो ये 85,000 करोड़ के कर्जे में जाएगी। और जयराम एज ए चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश के फाइनेंशियल मेस के लिए जो है वो जिम्मेवार है। जो प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली हुई है उसके लिए मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कर्जे को डबल कर दिया, डबल तक इन्होंने पहुंचा दिया। ये कहते हैं पहले भी था। और गैप फंडिंग सारी सीधे कोई रिसोर्स की बात नहीं हो रही है, सीधे गैप फंडिंग लोन से करने की बात हो रही है। बजट का 71% हिस्सा जो है वो तो फिक्स्ड लायबिलिटीज में जा रहा है। विकास के लिए 29% बचा, विकास और दूसरे खर्चों के लिए। पिछली बार वो 45% था, कहां पहुंचा दिया आपने? और इसीलिए आपने बजट में जो भी एलोकेशंस दिखाई जानी थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो आपने दिखाई नहीं। और आय को बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने फजूल खर्ची रोकने को कुछ नहीं किया, आपने केंद्र से या पड़ोसी राज्यों से जो हक हकूक का मांगने के लिए उनसे कुछ नहीं किया। जीएसटी की कंपनसेशन जून में बंद हो जाएगी, उसमें आपने कुछ नहीं किया। और आप जो है बजट का जो आधार दिखा रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी को दिखा रहे हैं बजट का आधार। आप बताओ, एक्साइज पॉलिसी आपने 4 साल से ठेके नीलाम नहीं किए, आप कहां से बजट को आधार इसको मान रहे हैं? और उसके बाद हाइडल सेक्टर में कौन सा नया क्या, कौन सी नई इन्वेस्टमेंट आई जो आपने दिखाई है? ड्रग पार्क अभी तक आया नहीं, आएगा भी तो है वहां पे जो है शिलान्यास से ज्यादा इस सरकार में हो ही कुछ नहीं सकता, वो आपने आधार दिखा दिया। इन्वेस्टर देश दुनिया के आपने यहाँ पे दिखा दिए, ग्राउंड ब्रेकिंग को दिखा दिया इसके आधार। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आपने चेक कौन से लगाए? ये सारी चीजें आपने आधार दिखा के एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया और झूठ की बिसात बिछा दी। नहीं, और तो और मैं आपको बताऊं कि ये संशोधन को फिर से तैयार है। ये FRBM एक्ट जो है हमारा, जो हमें कर्जे लेने के लिए हमारी बंदिशें हैं, उसमें और कर्जे लेने के लिए ये FRBM एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं। और उस संशोधन के बाद जो केंद्र ने कहा ना कि 1 लाख करोड़ का हम रिजर्व रख रहे हैं, स्टेट्स को देंगे, और उसको लेने के लिए ये जो है वो भी एक फार्मूले से मिलना है, लेकिन वहां से भी कर्जा ही मिलना है। उस कर्जे को लेने के लिए भी ये चल पड़े हैं। इसके लिए असेंबली तो ये फेस नहीं करना चाहते,
सेशन इन्होंने शॉर्ट कर दिया। बजट के बाद इन्होंने रिसेस नहीं दी कि उसको स्टडी करने के लिए 1 हफ्ता मिलता था, वो इन्होंने नहीं दी। 80 पेज का डॉक्यूमेंट दे दिया, 3 घंटे जो है इनको खुद पढ़ने में लग गए हैं। दूसरे को पढ़ने का इन्होंने में सिवाय मानदेय बढ़ाने के और इसके अलावा आप बताएं कि क्या इन्होंने घोषित किया है। कर्मचारियों के साथ इन्होंने टकराव बिल्कुल स्पष्ट हो गया। कर्मचारियों के खिलाफ केसेस बना रहे हैं, 44 कर्मचारियों के खिलाफ केस बना दिया आपने। इनको वापस लेने चाहिए कर्मचारियों के खिलाफ। कर्मचारियों से टकराव ले रहे हैं, पहले भी इन्होंने कर्मचारियों से टकराव किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब फिर कर रहे हैं। मुकेश जी, एक क्लैरिटी नहीं है। ऐसा है ना, हम तो बात कर चुके हैं, हम हाउस के अंदर इसका ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इनके पास जब ये धर्मशाला में थे, लाखों लोग आंदोलित थे, ये लोगों को वहां पे जाके मना रहे थे, भीड़ में जाके मना रहे थे। यहां पे इन्होंने बाइट दिए है कि कर्मचारियों के पास मैं नहीं जा सकता। अरे भाई, 2.5 लाख कर्मचारी हैं प्रदेश के, 3 लाख कर्मचारी हैं, आप क्यों नहीं जा सकते? अगर आप दूसरों के पास जा सकते हैं, इनके पास भी चले जाओ। ये तो स्थितियां आपके सामने है ना कि आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर या तो आप रिवायत ना डालते, पहले ना जाते। सर, वही मुख्यमंत्री नीतियां कोई रखी नहीं। जितने भी कर्मचारी वर्ग या दूसरे वर्ग नीतियां मांग रहे थे कि आप सरकार नीति बनाए, इन्होंने नीति बनाने की बजाय थोड़ा थोड़ा मानदेय बढ़ा दिया। वो सब लोग तो नीति मांगते थे, एक की भी नीति नहीं बनी। आप बताओ कि कर्मचारियों पे आपने डंडे चला दिए, आपने पानी की बौछारें कर दी, आपने केसेस दर्ज कर दिए हैं, आपने रात को उनको किस ढंग से यहाँ से खदेड़ा है, वो सारी दुनिया देख रही थी। तो इसलिए जो है अब जो है कर्मचारी अगर आक्रोशित थे, हमारे कर्मचारी हैं, उनसे बात करने में क्या दिक्कत थी? तो ये सारे मसले जो है सामने हैं और इन मसलों का इनको हल निकालना चाहिए था। पे कमीशन के बाद जो है, पे कमीशन किसी ने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने जो राइडर लगा हुआ है, आपने बार बार कहने के बावजूद आपने 3 कह दिया कि अब थर्ड देंगे, ऑप्शन देंगे, दूसरी ऑप्शन देंगे। किसी ने कोई आगे आया? इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। आपको उसको बजट में हल करना चाहिए था। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आपने कुछ नहीं किया, नीति नहीं बनाई। आपने करुणा मुल्क के लिए नहीं किया, एसएमसी के लिए नहीं किया। कर्मचारियों के सभी वर्ग जो है, होमगार्ड, पुलिस, जीओटी, दूसरे जितने वर्ग थे, सारे अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में कि किसी भी ढंग से भारत की सरकार जो है रशिया से बात करके जो वो शॉर्टेस्ट रूट है और वहाँ से किसी भी ढंग से उनको लाने की कोशिश करे, क्योंकि हमने वो वीडियो भी देखा, जो बच्चे हमारे 200 बच्चे एक ही जगह है, उनके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना रोटी है। तो जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है बच्चों के लिए, और किसी भी ढंग से उनको निकालने के लिए जो है कूटनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए। ये चीज़ें बाद में हल हो सकती है। उन्होंने 4-4.5 साल पढ़ाई की है, उसके लिए क्या फार्मूला ईजाद किया जाएगा? हिंदुस्तान में अगर वो कंट्री युद्ध में है तो हमें उन बच्चों को किस ढंग से अकोमोडेट करना है, उनकी पढ़ाई को कैसे वैल्यू करना है, वो सारी बातें तो यहाँ पे बात होनी चाहिए उन पे। आखिर किसी का कैरियर स्टेक पे तो नहीं रखा जा सकता। आखिर वो प्रदेश देश के बच्चे हैं। कि किसी को भी ये कहना चाहिए कि हमसे कौन सा पूछ के कहते हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, उनको लाने के लिए सबकी चिंताएं हैं, इसलिए लूज कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और हमारी तो प्रार्थना ईश्वर से आगे भी है कि वो निकले और कोई भी समाधान निकले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कोई डायलॉग के तहत कि बच्चे हमारे यहाँ से